नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के स्ट्रेटेजी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे अखंड भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जिन्होंने पहले तो अपने गुरु चाणक्य की सहायता से सिकंदर को भारत से वापस लौटने को मजबूर कर दिया और बाद में अपने गुरु चाणक्य के अपमान का बदला लेने के लिए और एक अय्यास राजा से जनता को छुटकारा दिलाने के लिए नंदवंश के अंतिम शासक गणानंद की हत्या कर दी और उनकी ही बेटी दुर्धरा से विवाह करके एक नए वंश की नींव डाली, जिसे मौर्य वंश के नाम से जाना गया। इसी वंश में सम्राट अशोक जैसे महान राजा हुए हैं। इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार में पश्चिम में फारस से लेकर पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक दूर दूर तक अपनी सीमाएं फैलाई और एक अखंड भारत का निर्माण किया। दोस्तों लेकिन दुर्धरा इस विवाह से खुश नहीं थी, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने उनके पिता गणानंद की हत्या कर दी थी। लेकिन चाणक्य इस बात को भलीभांति समझ गए थे और वो दुर्धरा को जनता के बीच ले गए और उनके पिता के द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में उनको अवगत कराया और वो वहां पर ले गए दुर्धरा को, जहां पर वो अय्यासी किया करते थे, उस दरबार में जहां पर वो मदिरा पीते थे और अय्यासी में डूबे हुए रहते थे। तो दुर्धरा को अपने पिता के प्रति नफरत हो गई और वो चंद्रगुप्त मौर्य को भलीभांति उन्होंने अपना लिया। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ये विवाह जरूरी था, क्योंकि बाहर से आया हुआ व्यक्ति को कैसे एक जनता एक राजा के रूप में स्वीकार कर सकती थी। तो उन्होंने राजवंश से अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिस वजह से वो दामाद बन गया और चंद्रगुप्त मौर्य को जनता ने भलीभांति अपना लिया। अब दोस्तों उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई थी, जहां पर आम्बिक की भी हुई थी। आम्बिक वही तक्षशिला का राजकुमार जिसने सिकंदर के अधीनता बिना लड़े ही स्वीकार कर ली थी। उनके दोनों के ही गुरु चाणक्य थे और दोनों ही बैचमेट थे, लेकिन दोनों अलग अलग नेचर के इंसान थे। आम्बिक अलग नेचर का इंसान था, डरपोक था, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य बहुत बहादुर था और समझदार भी था। दोस्तों मौर्य वंश का नाम, चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम था मौरा और उन्हीं का ही संस्कृत रूप मौर्य, जिनके नाम पर मौर्य वंश पड़ा। अब कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो इनको शूद्र बताते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म ग्रंथों में इन्हें क्षत्रिय बताया गया है। उस समय के प्रमुख विद्वान थे विशाखदत्त, जिन्होंने इनके लिए वर्सल शब्द का प्रयोग किया। वर्सल का मतलब होता है निम्न जाति का, मतलब जो निम्न जाति के लोग थे उनके लिए वर्सल शब्द का प्रयोग विशाखदत्त ने किया था। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य की धरती पर शासन किया था। दोस्तों 305 ईसा पूर्व में यूनानी आक्रमणकारी सेल्यूकस निकेटर ने अखंड भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब ये सेल्यूकस निकेटर कौन था? दोस्तों सिकंदर का एक सेनापति था। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था तो उस समय यह थल सेना का अध्यक्ष था। जब सिकंदर की मृत्यु हो गई और उसके बाद सिकंदर का साम्राज्य अलग अलग खंडों में विभाजित हो गया था, तो उनमें से ही एक सेल्यूकस निकेटर था, जिसके पास एक छोटा सा साम्राज्य था जो भारत से लगता हुआ था। सेल्यूकस निकेटर को यह अच्छी तरह समझ में आ गया था कि यह अफवाह फैलाई गई है कि व्यास नदी को पार करके जो भी कोई जाएगा वह मारा जाएगा, आखिर ये देवताओं की भूमि है। उसको यह अफवाह लगती थी और वह भलीभांति समझ गया था कि यह एक रणनीति थी। तो उसने सेल्यूकस निकेटर ने यह सुन रखा था कि अखंड भारत का जो राजा है मगध साम्राज्य का, वो एक अय्यास और एक शराब में डूबा हुआ मदिरा में मस्त रहता हुआ एक राजा है, क्योंकि उसने गणानंद के बारे में ही उस समय सुना था। उसको यह पता नहीं था कि गणानंद को मारकर एक बहादुर और एक ताकतवर राजा अब मगध साम्राज्य का राज संभालता है। दोस्तों जब सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण किया तो उसका सामना चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ और यह एक भयानक युद्ध हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी ताकत और सूझबूझ से सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया और उनके बीच संधि हुई। उस संधि के तहत सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी, उसका नाम था कार्नेलिया। उस कार्नेलिया से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह कर दिया गया। दोस्तों इसी संधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर के द्वारा 4 प्रांत दहेज में दिए गए, जो आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, जिनमें हेरात, कंधार, काबुल और बलूचिस्तान 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दिए गए। इससे खुश होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को उपहार स्वरूप दे दिए। इस तरह दोस्तों कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हो गया और दोस्तों इसके बाद अखंड भारत का साम्राज्य फारस की सीमा तक फैल गया था और उस समय सबसे ताकतवर और सबसे समृद्धशाली साम्राज्य उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय माना जाता है। दोस्तों सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था, उसका नाम था मेगास्थनीज। उन्होंने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में एक राजदूत के रूप में भेजा। मेगास्थनीज ने भारत की शासन प्रणाली, अखंड भारत के राजकाज और इनकी व्यवस्था का अध्ययन किया और एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका। इंडिका से ही हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाले थे और जब हम जैन धर्म का अध्ययन कर रहे थे, जब हमने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के ही शासनकाल में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था और भद्रबाहु दक्षिण भारत में चले गए थे और उन्हीं के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य भी कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले गए थे और वहां पर उन्होंने संलेखन विधि से प्राण त्याग दिए थे।
दोस्तों इस तरह एक महान साम्राज्य के निर्माणकर्ता चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु से पहले उन्होंने अपने बेटे बिंदुसार को मगध की राजगद्दी का कार्यभार सौंप दिया था। दोस्तों ग्रीक के जो इतिहासकार हैं जो उनके लिए सेंट्रोकोटस शब्द का प्रयोग करते हैं। सेंट्रोकोटस, उनके शब्दों में अलग अलग नामों का वर्णन हमें मिलता है। सेंट्रोकोटस का मतलब ही है चंद्रगुप्त मौर्य ने जिन्होंने अखंड भारत की सीमाओं का विस्तार बहुत दूर दूर तक फैलाया। दोस्तों ये कहानी थी चंद्रगुप्त मौर्य की। अगर आपको भी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।